नमस्कार दोस्तों। आज 27 जून 2020 और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं, जितनी भी घटनाएं जो घटी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उन सब घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन और जानेंगे उनके बारे में, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें और मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। अगर बनता है आज की घटनाओं से कोई क्वेश्चन तो बात करते हैं। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन जो 27 जून 2020 समसामयिकी घटनाक्रम से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन है मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। कहने का मतलब विश्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग, अवैध व्यापार को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाता है, जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाया जाता है विशेष रूप से 26 जून को मनाया जाता है। और 26 जून को मनाने की जो इसकी शुरुआत की गई थी 1987 से की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इसको मनाने की घोषणा की थी। और 2020 की जो थीम है वो थीम है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, अर्थात बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अर्थात अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके विरुद्ध, मादक द्रव्य पदार्थ और अवैध व्यापार के विरुद्ध कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दो संबंधित है मुद्रा योजना से, यानी मुद्रा बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुद्रा बैंक से संबंधित हमने कल एक क्वेश्चन भी देखा था और इस योजना के बारे में भी चर्चा की थी। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। बिना किसी गारंटी के छोटे कर्जदाताओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और इसमें ऋण लेने वाले 4 अभ्यर्थियों में से 3 महिलाएं होती हैं। 3 महिलाएं होती हैं। इसके अलावा बात करें इस मुद्रा योजना में, यानी कि मुद्रा योजना में मतलब मुद्रा बैंक, और इसका जो क्रियान्वयन होता है किसके द्वारा होता है? सिडबी के द्वारा होता है। और मुद्रा योजना के तहत जो बैंक, चाहे वो वित्तीय संस्थान हो या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनकी रीफाइनेंसिंग करने का कार्य करता है। साथ ही बात करें तो मुद्रा बैंक के तहत 3 प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं। पहला जो आता है वो आता है शिशु लोन। दूसरा जो आता है तरुण दूसरा जो आता है पहला आता है शिशु पहला जो आता है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। शिशु के अंतर्गत जो लोन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किशोर के तहत 5 लाख रुपए तक का, और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और अगर हम देखें भाई, जो शिशु के अंतर्गत हाल ही में, यानी शिशु के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्जदार हैं जो आसानी से लोन ले सकें, इसके लिए सरकार ने 1 साल के लिए 2% ब्याज सहायता देने का भी प्रावधान किया है। अब संबंधित कथनों पर विचार करें तो कथन है, यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है जो एमएसएमई को ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात रीफाइनेंसिंग करने का काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, मुद्रा बैंक के तहत तरुण श्रेणी को 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहली श्रेणी आती है वो श्रेणी आती है शिशु ऋण। पहली श्रेणी किसकी आती है? शिशु श्रेणी। दूसरी कौन सी आती है? तरुण। और तीसरी कौन सी आती है? दूसरी कौन सी आती है? किशोर। और तीसरी जो आती है तरुण की आती है। पहली के तहत 50,000 रुपये। तो यहाँ 50,000 रुपये जो दिया गया है वो 50,000 रुपये दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? ये 50,000 रुपये है जो आ जाएगा शिशु ऋण के अंतर्गत, जबकि यहाँ दिया गया है तरुण। तो ये क्या हो जाएगा? गलत।
तीसरा जो आता है कि बैंक सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। अर्थात स्टेटमेंट एक सही है, तीसरा सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन देखें तो 1 और 3 के रूप में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग इसका आंसर हो जाएगा। ग इसका आंसर हो जाएगा। मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म देखें तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, और ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि म्यांमार में जो एक ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है भारत की, उसके द्वारा तेल एवं गैस के उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। और वहाँ पर जैसे रखाइन प्रांत है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ वहाँ की सेना निरंतर उत्पीड़न का कार्य करती है, ऐसे शिकायतें निरंतर आती रहती हैं। इसके कारण भी म्यांमार क्या रहता है, चर्चा में रहता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, तो सबसे पहला जो ऊपर आता है यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे मिलती है। दूसरा नागालैंड के बाद में जो आता है मणिपुर, और मणिपुर के बाद में आता है मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है, म्यांमार से। तो त्रिपुरा नहीं है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। अर्थात ये ख तीनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख। आंसर क्या हो जाएगा, ख इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है। तो ये मिली है न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया, दोनों को संयुक्त मेजबानी मिली है। अगला जो क्वेश्चन आता है 5 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो IMF है उसके द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। तो 2020 में इस रिपोर्ट में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत आंकलित की गई है। तो भारत की वृद्धि जो आंकलित की गई है 4 से 5% आंकलित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर 4 से 5% आंकलित की गई है, जिसके वर्ष 2021 में 6% रहने की संभावना है। अर्थात 2020 में कितना, 2020 में 4.5% है, 2021 में 6% किसके द्वारा, IMF के द्वारा। और रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट हो जाएगी ये जो इसमें दिया गया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो अगला आता है 7वां, कि RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व व कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख किसको बनाया गया है। तो इसका जो प्रमुख बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, डॉक्टर PK मोहंती को बनाया गया है। और यह जो पैनल है इसका क्या काम होगा, यह समीक्षा विभिन्न समयावधि में स्थापित बैंकों, भले ही उसके कारोबार शुरू करने की तिथि कोई भी हो, उन पर लागू मापदंडों में सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो 30 सितंबर 2020 तक रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन आता है जो भारतीय नौसेना से संबंधित है, डिफेंस तकनीकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मिशन सागर का हिस्सा था। तो वह कौन सा था, INS केसरी। कौन सा जहाज था, INS केसरी। और मिशन सागर की अगर बात कर लें तो मॉरिशस में मेडिकल टीम के अलावा कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं और आयुर्वेदिक दवाओं को एक विशेष खेप पहुंचाई गई थी। कहने का मतलब मॉरिशस के साथ भारत के संबंध हमेशा ही बेहतर रहे हैं। तो मॉरिशस में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो दवाइयाँ हैं, मेडिकल टीम है, उसको पहुंचाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था मिशन सागर। और इस मिशन सागर को जो अंजाम दिया गया था वो भारतीय नौसेना का एक जहाज़ था जिसका नाम था INS केसरी। उसके द्वारा इस परियोजना को है जो अंजाम दिया गया। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, वो आता है इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी भारत में अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थियों के लिए, यानी जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो क्वेश्चन आता है माली गणराज्य में NTPC यानी कि भारत की जो NTPC कंपनी है
वह कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है। अर्थात एनटीपीसी माली गणराज्य में 500 मेगावाट की एक परियोजना के लिए क्या किया है, अनुबंध किया है, जो माली के अंदर लगाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो योजनाओं से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 10 एक योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, उन्होंने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों के द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुपालकों के लिए वित्तीय हित की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना को एक कारगर कदम साबित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत राज्य के हरेली पर्व के शुभ दिन पर होगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद भी की जाएगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एक जो सियावा पर्वत है, वहाँ से जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, और ये महानदी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और उड़ीसा से होते हुए ये जाती है बंगाल की खाड़ी में, और उड़ीसा में ही महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, और इनका जो नाम है वो नाम है जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की है वो हरियाणा सरकार ने की है जियो रिलायंस के साथ मिलकर के, ताकि दूरवर्ती शिक्षा के तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा जा सके। इस योजना के अंतर्गत देखें तो हरियाणा सरकार ने जियो टीवी के साथ किए करार के अंतर्गत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। नई पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों ओर चैनल देख सकेंगे। टीवी पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री 1 सप्ताह तक उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थियों अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब यानी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सहूलियत यानी अनुकूल बनाने के लिए है, जो इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर के की है। किसके साथ? रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर के की है। अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है जिस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये कौन है? ईरान है। यानी कौन सा देश है? ईरान। यानी जिस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा, तो कौन हो जाएगा? ईरान। कौन हो जाएगा? ईरान। फिर एक चीज़ आती है, एक ऐप है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के एक ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से मैक्सिमम 4 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा सकेगा। एक बार में 4 यूनिट ली जाएंगी तथा इसके पश्चात 12 घंटे तक इंतज़ार किया जाएगा और फिर वापस खून लिया जाएगा। कहने का मतलब इस ई सर्विस मोबाइल ऐप से ब्लड बैंक से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आता है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एक प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 25 जून को नीति आयोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की है, ताकि जो अनलॉक चरण के दौरान कोविड-19
सुरक्षा व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कहने का मतलब जब अनलॉक की शुरुआत होती है, यानी कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के लॉकडाउन के पश्चात अनलॉक का जो चरण शुरू होता है, उसमें लोगों के जो व्यवहार है उसके ऊपर नज़र रखी जा सके, इसको ध्यान में रख करके यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रकार आज जो 27 जून से संबंधित करंट अफेयर था उसके बारे में हमने चर्चा की। राजस्थान से संबंधित भी कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है, जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है कि भाई एक कोरिया की कंपनी है जिसका नाम है KBM। कोरिया की कंपनी है KBM, और इस केबीम के द्वारा राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट लगाया जा रहा है, और वो लगाया जा रहा है कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर लगाया जा रहा है? जोधपुर में लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत जो अभी टिड्डी का जो आक्रमण हो रहा है उससे संबंधित ड्रोन के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण करने वाला विश्व का जो एकमात्र देश है, किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण करने वाला जो एकमात्र देश है वो कौन है? भारत है। जबकि विश्व में टिड्डी के आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला जो देश है वो कौन सा देश हो जाएगा? सोमालिया। कौन सा देश हो जाएगा? सोमालिया देश हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात कि हाल ही में राजस्थान में स्मृति वन विकसित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, और ये स्मृति वन जो विकसित किया जाएगा वो किया जाएगा सांचौर। कहाँ पर किया जाएगा? सांचौर में किया जाएगा, और सांचौर जालौर में स्थित है, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। राजस्थान में पहला स्मृति वन जयपुर में विकसित किया गया था, यानी राज्य का पहला स्मृति वन कहाँ पर विकसित किया गया था? जयपुर में विकसित किया गया था। अगर हम देखें जालौर की बात करें तो जालौर के अंतर्गत जो नर्मदा नहर के किनारे स्थित है सांचौर, जहाँ स्मृति वन का विकास किया जाएगा। नर्मदा नहर की बात करें तो 2008 में नर्मदा नहर का उद्घाटन किया गया, और सीलू गांव जालौर के पास नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, और इससे जालौर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, और फव्वारा विधि से सिंचाई करने वाली यह राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। इसके अलावा एक अभियान की और शुरुआत की गई थी जिसका नाम था मुक्ति कारवा, और इस मुक्ति कारवा जो अभियान था उसकी शुरुआत की गई थी 31 जनवरी 2020, और इसका जो संबंध था वो था राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार तथा बाल शोषण के खिलाफ जनचेतना को बढ़ावा देना। और इसका जो संचालन किया गया था राजस्थान पुलिस प्लस कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, तथा कैलाश सत्यार्थी का एक आंदोलन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इस प्रकार हमने 27 जून से संबंधित घटनाओं के बारे में चर्चा की, उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की। यहाँ पर मेन से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है मुद्रा योजना को समझाते हुए यह किस प्रकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कर सकता है, उसको लेकर के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सीधे सीधे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताइए। तो आज की समसामयिकी यहीं तक थी। कल फिर हम बात करेंगे नए मुद्दों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।